हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पीवी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक अहम टॉपिक इकोनॉमिक्स के पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले इसमें चार वर्ड ऐसे हैं, 5 वर्ड 4 वर्ड ऐसे हैं जिसको हम लोग जानना बहुत ही जरूरी समझते हैं और वो प्राय हर एग्जाम में डायरेक्ट परिभाषा के तौर पर या फिर उदाहरण के तौर पर आ ही जाते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जीडीपी। 4 टर्म कौन कौन है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इकोनॉमिक्स के 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 वर्ड। जीडीपी किसको कहते हैं? जीडीपी और जीएनपी को हम लोग एक बार में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जीडीपी किसको कहते हैं। किसी देश के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को जीडीपी कहा जाता है। बिल्कुल सही। और जीएनपी किसको कहते हैं? पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लियर करेंगे। जीएनपी किसको कहते हैं? किसी देश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मौद्रिक मूल्य के योग को जीएनपी कहा जाता है। क्लियर कर रहे हैं? जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में होता है उसका सकल घरेलू उत्पाद, जबकि जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और इसका हिंदी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्लियर, थोड़ा पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं। जीडीपी कहते हैं, जीडीपी यानी घरेलू। घरेलू का मतलब हुआ देश के सीमा के अंदर। यहाँ ही एक ही वर्ड, यही अलग अलग वर्ड, यही पूरा सेम रहेगा, लेकिन ये दोनों जो सेंटेंस है, इसी दोनों सेंटेंस के भीतर आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। देखते हैं, किसी देश के भीतर, जीडीपी का मतलब हो गया किसी देश के भीतर आपके जो एक वर्ष, जैसे भारत में कब से कब तक फाइनेंशियल ईयर है? तो ये है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अब हम लोग देखते हैं किसी देश के भीतर, यानी कि भारत में जो भी जितने भी वस्तु एवं सेवा के जो अंतिम उत्पाद हुए, जितने भी तरह के, उनके मौद्रिक मूल्य के कुल योग को कहा जाता है। चाहे वो भारत के अंदर भारत के लोग द्वारा कमाए गए हो पैसे, या फिर भारत में रह रहे विदेशियों के द्वारा कमाए गए पैसे हों, इन दोनों को ऐड किया जाएगा। जबकि जीडीपी में भारत के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनके पैसे को घटाया जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये देश के भीतर घरेलू चाहे वो विदेशी लोग यहाँ पे कमाए गए पैसे हो, चाहे भारत के लोग हो, दोनों को ऐड कर देंगे। उसके अलावा जो विदेश में भारत के लोग रहते हैं उसके पैसे को घटा देंगे, वो हो जाएगा जीडीपी। देख भी रहे हैं हम लोग, जीडीपी बराबर जीएनपी प्लस एक्स माइनस एम। वही जो अभी हम लोग चर्चा किए, एक्स का मतलब होता है देश के भीतर जो विदेशी लोग कमाते हैं, देखिए यहाँ पे ऐड किए हुए हम लोग, और एम का मतलब होता है भारत के लोग जो विदेश में कमाते हैं, उसको हम लोग यहाँ घटा देंगे तो मेरा जीडीपी निकल जाएगा। जीएनपी आपका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। जीएनपी आपको जीडीपी में क्या करेंगे? जीडीपी में किसको घटाना है? यहाँ पे देश के भीतर जो विदेशी लोग कमाते हैं, जो पैसा अर्जित करते हैं, उसको यहाँ पे घटा देंगे, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी देश के द्वारा, यानी कि किसी देश के द्वारा, देश के लोग के द्वारा, या ना कि बाहर के लोग द्वारा भारत में कमाए गए पैसा, तो इनको हम जो विदेश के लोग भारत में रहकर पैसा कमाते हैं उसको हम लोग यहाँ घटा देंगे, और विदेश में भारत के लोग रहकर जो पैसा अर्जित करते हैं, जो भेजते हैं भारत, उसको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है दोनों? उसके बाद जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। जानते हैं हम लोग जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी, क्योंकि जीडीपी ग्रेटर इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत में जो विदेशी रहते हैं, विदेशी लोग रहते हैं, वो भारत से ज्यादा कमा के बाहर जाते हैं, इसलिए जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय, शुद्ध का मतलब ये होता है प्योर, प्योर का मतलब होता है कोई भी चीज हो। एनएनपी में अगर हमको निकालना है तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अगर जो भी मूल्यह्रास होता है उनको हम घटा दें तो मेरा निकल जाएगा एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कहने का मतलब, मूल्यह्रास का मतलब ये है जो भी हमको वो प्रोडक्ट तैयार करने में उसमें पैसा लगा, जो भी ट्रांसपोर्ट में, चाहे वो मरम्मत करने में, जो भी उसमें पैसा लगता है उसको अगर घटा देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बिल्कुल वैसे ही एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम जीडीपी में मूल्य ह्रास करते हैं उसी प्रकार से जैसे एलएनपी निकाले हम लोग, अगर हम मूल्य ह्रास करते हैं तो मेरा निकल जाता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बिल्कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब एक और टर्म आता है जो कि इस चैप्टर का मेन चैप्टर, ये राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम लोग राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय हम लोग कैसे निकालते हैं? राष्ट्रीय आय निकलेगा तभी जब हम एनएनपी में अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और जो सब्सिडी प्राप्त होता है यानी इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी जो प्राप्त होता है उनको हम जोड़ देंगे, तो ये निकल जाएगा मेरा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तभी निकलेगा। अब है राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां। राष्ट्रीय आय पूरे विश्व में अगर बात किया जाए तो तीन तरह से निकाले जा सकते हैं। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम निकालने की तीन विधियां हैं। पहला है इनकम मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं आय विधि। दूसरा होगा मेरा उत्पादन विधि, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन मेथड। और तीसरा होगा व्यय विधि, व्यय एक्सपेंडिचर मेथड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो भारत में बराबर ये एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये बहुत सारे एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है, इसको जो है वर्णन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में ये पूछा जाता है, तीनों विधि का वर्णन करें। तो व्यय विधि एक्सपेंडिचर विधि भारत में नहीं अपनाई जाती है, सिर्फ भारत में दो विधि अपनाई जाती है, आय विधि और उत्पादन विधि। अब आते हैं, ये भी दो आधार पे निकाले जाते हैं, एक स्थिर कीमत और चालू कीमत। ये दो आधार पे निकाले जाते हैं, स्थिर कीमत और चालू कीमत। दोनों को हम समझते हैं ध्यान से। स्थिर कीमत किसको कहा जाता है? स्थिर कीमत होता है जब हम लोग किसी बेस ईयर से तुलना करते हैं, कितना मेरे में घटोतरी हुआ या बढ़ोतरी हुआ। बेस ईयर जैसे भारत का बेस ईयर 2011-12 था, अब तो 2017-18 होने चला है, तो उसके तुलना में देखते हैं, ये स्थिर कीमत को निकालते हैं कि अभी में हमको कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, उससे कंपैरिजन किया जाता है। दूसरा है चालू कीमत। चालू कीमत होता है पिछले वर्ष की तुलना में, दोनों एकदम क्लियर है। चालू वर्ष हुआ पिछले साल की तुलना में अभी हमको कितना लाभ या हानि हो रहा है या कितना हमको प्रॉफिट अभी तक हुआ है। तो जनरली सबसे अस्थायी जो अच्छा होता है वो स्थिर कीमत होता है, जो बेस ईयर के आधार पर निकाला जाता है। अब देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सबसे पहले प्रयास किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय निकालने का सबसे पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से इसे पुकारा जाता है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से पुकारा जाता है? भारत के सबसे वयोवृद्ध नेता या व्यक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इन्होंने सबसे पहला प्रयास किया था राष्ट्रीय आय निकालने का। इन्होंने अपनी पुस्तक 1867-68 में प्रकाशित की थी। उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इसमें इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, धन निकासी सिद्धांत। क्योंकि उस समय हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को, उस समय जो था लोगों के मन में यह हो गया था, लोगों के मन में हो रहा था कि भारत से पैसा जो है ब्रिटेन के लोगों ने मन में डाल दिया था भारत के, कि आपका पैसा भारत के लोग ही गायब कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी के सिद्धांत में जो है बताया था द थ्योरी ऑफ ड्रेन वेल्थ ड्रेन। द थ्योरी ऑफ वेल्थ ड्रेन में इन्होंने बताया कि ये देखिए ब्रिटिश लोग पैसा यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं और इसमें भारत के लोग का कोई योगदान नहीं है, इसमें ब्रिटेन के लोग ही भारत से पैसे को बाहर ले जा रहे हैं इसमें। और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया प्रति वर्ष निकाला था उस टाइम, बहुत ही कम 20 रुपया प्रति वर्ष। आज हम लोग चर्चा करते हैं 32 रुपया 20 रुपया पर डे खाएंगे तो बीपीएल से ऊपर रहेंगे, तो ये सब जो है उस टाइम 20 रुपया प्रति वर्ष था। अब देखते हैं दूसरा प्रयास क्या वैज्ञानिक तरीके से भारत के जो व्यक्ति RV रॉ ने 1931-32 ईस्वी में किया था, जिनके अनुसार 62 रुपया प्रति वर्ष भारत की पर व्यक्ति आय थी। पर कैपिटा इनकम 62 रुपया थी भारतीयों की। इनका कुछ सटीक माना जाता है। और उसके बाद 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? PC महालनोबिस, जिसे प्रशांत चंद्र महालनोबिस कहा जाता है, और जिनके आधार पे CSO का गठन किया गया 2 मई 1951 ईस्वी को। बराबर एग्जाम में आता है कब गठन किया गया था? 2 मई 1951 ईस्वी को। चूंकि
पीसी महालनोबिस का जन्मदिन 29 जून था, इसलिए सीएसओ दिवस उनके किए गए महान कार्यों के कारण उनके जन्मदिन पर ही मनाया जाने लगा 29 जून को। याद रहेगा, आता है एग्जाम में, प्राय क्वेश्चन एग्जाम में उठता ही उठता है। अब आते हैं सीएसओ राष्ट्रीय आय का आंकड़ा पेश करता है। वीवीआई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन प्रकाशित करता है, कौन जारी करता है? तो ये सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये जारी करने से पहले जब सीएसओ के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और वर्ड देखते हैं, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय, मुख्य रूप से वास्तविक रूप से अगर बोला जाए तो यही है किसी देश की अर्थव्यवस्था का सही रूप से दर्शाना। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही किसी देश या राज्य को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही तौला जाता है, कौन सा देश कितना अमीर है, कितना सुरक्षित है। तो ये जो है पीसीआई निकालते कैसे हैं? नेशनल इनकम को अगर डिवाइड कर देंगे टीपी यानी टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या से, तो पीसीआई निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक पीसीआई पर कैपिटा इनकम किस राज्य का, तो गोवा हो जाएगा। सर्वाधिक पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय किस केंद्र शासित राज्य का, नई दिल्ली। और अगर बात किया जाए सबसे कम प्रति व्यक्ति आय तो वो बिहार का है। बिहार अभी भी प्रति व्यक्ति आय में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो अब इसके आधार पर देखते हैं कि सीएसओ जब राष्ट्रीय आय का आंकड़ा पेश करते थे, अभी भी करते हैं, राष्ट्रीय आय का आंकड़ा पेश करते हैं, तो उसमें देखेंगे इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, क्या चीज किया। सबसे पहले सीएसओ के द्वारा क्या किया गया, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 सेक्टर में बांटा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने सेक्टर में? 3 सेक्टर, 3 क्षेत्र में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य इत्यादि आते थे। तो द्वितीय क्षेत्र क्या था? द्वितीय क्षेत्र था उद्योग, निर्माण, पुनर्निर्माण, विद्युत कार्य, ये सब जो थे द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र, जैसे रेलवे, बैंकिंग, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, ये जितने भी हैं, होटल हो गया, कृषि नहीं, और ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो अब देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में वर्तमान समय में कितनी आय होता है, नेशनल इनकम में इसका योगदान कितना है? लगभग 17%। और एक समय था, क्वेश्चन आता है कि एक स्वतंत्रता के होने के बाद, भारत के जो है स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद सबसे ज्यादा नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र, लगभग 53-60 के लगभग था उस समय, 50% से 60% के बीच में आमदनी में इसका प्रतिशत। द्वितीय क्षेत्र, लेकिन अभी ये घट के 17% हो गया है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग 28-29% के लगभग है। और तृतीय क्षेत्र का योगदान 53.5 या 54%, लगभग 54 के लगभग है तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में। और अगर बेस आधार ईयर अगर हम लोग बोले तो ये है अभी 2017-18 होने वाला है, घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी भी बेस ईयर 2011-12 चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे 2017-18 बेस ईयर को चलाया जाएगा। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का पूरा निचोड़ जो है, इस राष्ट्रीय आय चैप्टर का पूरा निचोड़ यहाँ पे है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? ये राष्ट्रीय आय का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है आप लोगों को। आप सभी लोगों का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं किसी और चैप्टर से, किसी और सब्जेक्ट से। तब तक आप सभी लोगों का शुक्रिया।